तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर यानी कि कंपनी पावर की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने एक वीडियो पहले डाला था आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब और कैसे आई। फिर अब हम इससे आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि आपको पता है बेटा कि फ्रांस से आई हुई यूरोपियन जाति थी, उधर से ब्रिटिश से आई हुई जो जाति थी ब्रिटिश लोग थे। तो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इधर से फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो फ्रेंच ने जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने अपनी वो भी व्यापार करने के लिए आए थे, इधर से ये ब्रिटिश भी आए थे। तो इनका दोनों ही विदेशी जातियां थी और इनका आपस में टकराव हुआ। दोनों ही अपने अपने अधिकार के लिए, अपने यहाँ पर ट्रेडिंग को फैलाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। तो देखिए इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, 1644 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। किसके साथ? सपोर्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की सहायता से इसको स्थापित किया गया। देयर सेटलमेंट इन इंडिया सोन ग्रू इन इम्पोर्टेंस, और जल्दी ही इसकी ज़रूरत भारत में स्थापित करने की महसूस की गई। यानी कि इसको भारत में स्थापित करने की ज़रूरत को महसूस किया गया फ्रांस के द्वारा। तो फ्रेंच फाउंडेड, तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्थापित की गई पुडुचेरी में ऑन द तमिलनाडु कोस्ट इन 1674। तो फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1674 में भारत के पुडुचेरी नामक स्थान पर उसको स्थापित किया गया। ठीक है। और वैसे फ्रांस में इसका गठन किया गया 1644 में, इंडिया में इसको स्थापित किया गया 1674 में। इट सून बिकेम, और ये जल्दी ही फ्लोरिशिंग सेटलमेंट, इन्होंने सेटलमेंट अपनी कर ली, स्थापना कर ली। पुडुचेरी वाज द मेड द कैपिटल ऑफ कंपनीज अफेयर्स, जो पुडुचेरी जो क्षेत्र था, स्टेट था, मेड द कैपिटल, उसको राजधानी बनाया गया, इस कंपनी की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। एस्टेब्लिश्ड अदर सेटलमेंट्स एट द चंदर नगर इन बंगाल, और जो दूसरे अफेयर्स थे, जो दूसरे मामले जो थे वो बंगाल के चंदरनगर क्षेत्र में देखे जाते थे। माहे, काराइकल एंड यानम, ठीक है, ये भी प्रमुख इनके क्षेत्र थे जहाँ पर ये ट्रेडिंग करते थे। 1742 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक ऑफिसर को जिसका नाम था ड्यूप्ले, इज द गवर्नर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। और इसका काम था कि फ्रेंच के जो अफेयर्स हैं उनको सेटल करना इंडिया में। तो इंडिया के लिए जो मेन व्यक्ति भेजा गया वो था ड्यूप्ले, और ताकि उनकी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो अच्छे से चल पाए। इसके बाद देखिए फ्रेंच कंपनी हैड इट्स नेवल बेस इन द इंडियन ओशियन इन द आइलैंड ऑफ मॉरिशस विच वाज फार अवे फ्रॉम इंडिया, मॉरिशस। तो ये कहते हैं कि फ्रेंच कंपनी जो थी वो नेवल बेस कंपनी थी, ठीक है, यानी कि नेवी, समुद्री रास्ते से समुद्री कंपनी थी। और इसका आइलैंड ऑफ मॉरिशस जो आइलैंड है वहाँ से चली, विच वाज फॉर अवे फ्रॉम इंडिया, जो कि भारत से बहुत दूर था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी नेवल बेस एट बॉम्बे, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेवल बेस जो था, नेवी जो था बेस कैंप पे वो बॉम्बे था, और इनका जो बेस कैंप था वो था मॉरिशस। तो इनका जो नेवल बेस था वो काफ़ी दूर पड़ता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नेवल बेस बॉम्बे में स्थापित कर रखा था। तो इस तरीके से दोनों कंपनियां साथ साथ चली। फिर है एंग्लो फ्रेंच रिवैलरी इन द साउथ। अब दोनों ही साउथ में थी, दोनों ही ट्रेडिंग कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब दोनों ही अपने अपने ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसको लेकर उनमें आपस में टकराव पैदा हो गया। तो एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन द साउथ, साउथ में दोनों के बीच क्या हुआ, टकराव हुआ। तो इंडिया में हम बात करें, कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद पैदा हो गया कि इसमें फ्रेंच एंड ब्रिटिश वाज द फोकस्ड अराउंड कर्नाटिक रीजन, यानी कि जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था उसको लेकर इन दोनों कंपनियों में आपस में टकराव हो गया। अब कर्नाटक रीजन के अंदर हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, ये 3 क्षेत्र आते थे। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर इनमें आपस में टकराव हो गया और ये आपस में आमने सामने हो गए। तो फ्रेंच जो हेड क्वार्टर था वो पुडुचेरी में था। ठीक है, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉम्बे में था। तो फिर इसके बाद फ्रेंच एंड द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस रिवलरी। तो दोनों फ्रेंच एंड ब्रिटिश दोनों ने इस रिवेलरी का लाभ उठाने का प्रयास किया। दे अलाइड, फिर उन्होंने दोनों ने आपस में समझौता करने का प्रयास किया। राइवल ग्रुप्स एंड फोर्ट दे 3 वॉर बिटवीन 1746। तो वहाँ के जो रिवाइलरी ग्रुप्स थे, जो विद्रोही ग्रुप थे कर्नाटक रीजन्स के, उनके साथ इन्होंने दोनों ने सेटलमेंट करने का प्रयास किया। और पहला जो 3 वॉर्स हुए, तो पहला 1746 में, 1746 टू फिर दूसरा हुआ 1763 में, और इनको कर्नाटक वार्स के नाम से जाना गया। और इसमें ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच कंपनी कम्प्रीहेंसिव बाय द एंड ऑफ द थर्ड वार। और थर्ड जो वार हुआ उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और फ्रेंच रिटेन्ड ओनली पुडुचेरी। और फ्रांस के बाद अब केवल और केवल पुडुचेरी का ही क्षेत्र रह गया था, चंद्रनगर रह गया था। एंड दे वर नॉट अलाउड, उनको अलाउड नहीं किया गया फोर्टिफाई इवन दीज, चंद्रनगर और इसमें भी उनको अलाउ नहीं किया गया। देर वर नाउ द मेन यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो मेन पावर, यूरोपियन मेन पावर बन गई थी इंडिया के अंदर। हैविंग गेन्ड फुट होल्ड इन द साउथ, और उन्होंने अपना जो पैर था वो स्थापित कर लिया अपने साउथ इंडिया में। ब्रिटिश टर्न्ड देयर अटेंशन टुवर्ड्स द बंगाल, उन्होंने फिर से अपना रुख बंगाल की तरफ कर लिया, जो उनका मेन केंद्र था जहाँ से वो व्यापार करते थे। और साउथ में उधर कर्नाटक रीजन्स पे भी उन्होंने अधिकार कर लिया। उसके पश्चात बंगाल में फिर आ गए वो वापस। तो कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सफल हो गई, उन्होंने अपना व्यापार स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली। अब उनके पीछे रीजन्स क्या थे, मेन कॉजेज कौन से थे? इसमें बताया कि 3 रीजन्स थे। फाइनेंशियल रीजन था, मिलिट्री रीजन था, एंड ऑफिसर्स में जो कोऑर्डिनेशन था वो बड़ा गजब का था इनमें। तो पहला इसमें रीजन बताया, इंग्लिश इन द कर्नाटक वार्स में जो सफल हुए उसके पीछे रीजन्स ये थे। कंपनी वाज फाइनेंशियली वेरी साउंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो बहुत ही फाइनेंशियली साउंड थी, जबकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दे वर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड सप्लाईज, है ना। तो दोनों में क्या हुआ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियली कठिनाइयों से जूझ रही थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी। तो वो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि मच बेटर ट्रेडिंग सेटलमेंट इन इंडिया, उन्होंने उनसे कहीं बेटर ट्रेडिंग सेटलमेंट की भारत में फ्रेंच से कहीं ज़्यादा। तो दूसरा रीजन ये था। फिर मिलिट्री पावर जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अपेक्षा। ऑफिसर्स वेरी कोऑपरेटिव, ऑफिसर जो थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने आपस में बड़े तालमेल के साथ अपना कार्य किया, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उसके बाद हम बात करें तो
बंगाल, द इंग्लिश इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में उन्होंने कैसे अपने आप को स्थापित किया, क्योंकि बंगाल जो था वो उस समय का रिचेस्ट स्टेट था, रिचेस्ट प्रोविनेंस थी, और उसमें वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे विद द वेल डेवलप्ड। और ये जो बंगाल था वेल डेवलप्ड था, कमर्शियल दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की, और फोर्ट विलियम में इन 1717 में मुगल एम्परर फारुखशियर उस समय दिल्ली में शासन करता था, तो फारुखशियर उससे उन्होंने परमिशन ले ली इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। बिना टैक्स पे किए उन्होंने उनसे इसमें बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति प्राप्त कर ली। कंपनी कुड इशू दस्तक, तो कंपनी ने एक दस्तक के नाम से पॉलिसी तैयार की, उसको इम्प्लीमेंट किया। इसके ज़रिए गुड्स टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, तो वस्तु के व्यापार पर लगने वाले टैक्स से उनको छूट मिल जाती थी। कंपनीज सर्वेंट्स अलाउड टू टेक पास्ट इन प्राइवेट ट्रेड्स, और फिर कंपनी ने अपने लिए तो क्या जो दूसरे प्राइवेट ट्रेड थे उनके लिए भी इस पास को इशू कर दिया, लेकिन दे वर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, लेकिन वे एग्जम्प्ट नहीं कर पाए। और इस तरह से कंपनी सून बिगेन मिसयूजिंग दिस पावर एंड इशूइंग दस्तख्त टू प्राइवेट ट्रेडर्स। प्राइवेट ट्रेडर्स कंपनी सून बिगेन मिसयूज, तो कंपनी ने शीघ्र ही इस पावर का उसने मिसयूज करना शुरू कर दिया, दस्तक जो प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए थी, और हेल्प्ड प्राइवेट ट्रेडर्स को हेल्प करनी शुरू कर दी। कैरी ऑन ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस टू द, यानी कि विदाउट टैक्स को पे किए वो ट्रेड कर खुद तो करते ही करते थे, दूसरे प्राइवेट ट्रेडर्स को भी उन्होंने पास करना शुरू कर दिया, जो कि एक बड़ी समस्या बन गई। और उसके बाद देखिए अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का नवाब था, वाज एबल टू स्टॉप थीम्स यूज ऑफ द दस्तक, तो जो बंगाल का उस समय का नवाब था अलीवर्दी खां, उसने इसको रोका, दस्तक जो पॉलिसी थी उसको रोक दिया, उसने आगे अनुमति नहीं दी। और जो टैक्स एग्जम्पशन के लिए अनुमति दी गई तो उसने मना कर दिया भाई। ही वाज सक्सीडेड बाय ग्रैंडसन, और उसका फिर उसके आगे जो सक्सेसर था सिराजुद्दौला, उसने भी इसके लिए रोक लगाए रखी, उसको अनुमति, अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी। इन्फोर्स द टैक्सेस ऑन ट्रेड, और उसने कह दिया कि आपको यदि व्यापार करना है तो आपको टैक्स पे करना ही होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रेड इन दिस रीजन्स। तो स्टॉप द मिसयूज ऑफ द दस्तक, और इस तरह से दस्तक का मिसयूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ही आल्सो ऑर्डर द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन ऑफ दिस टेरिटरीज इन बंगाल, और इस तरह से दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इंग्लिश पर भी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी। वाइल द फ्रेंच ओबेड, अनुमति मांगी तो इंग्लिश रिफ्यूज, इंग्लिश ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऑन दिस मार्च टू द कोलकाता एंड ऑक्यूपाइड फॉर विलियम इन 1756, और कलकत्ता में उसके खिलाफ मार्च किया गया 1756 में, और डिसीव्स कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया नवाब ऑफ बंगाल एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक विवाद पैदा हो गया, जिसकी वजह से इनका काफ़ी झगड़ा हुआ। और इसकी वजह से ही आगे हम पढ़ेंगे कि दो जो वार हुए बंगाल के, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर्स, जो कि इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट था, और जो कि सिराजुद्दौला और फिर मीर जाफ़र, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपनी पावर को दिखाते हुए दो लड़ाइयाँ लड़ी, और जो कि उसमें वो सफल भी हुए। तो बेटा ये हम जो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर है,
और जो इलाहाबाद की ट्रीटी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। फ़िलहाल आप इसको रीड कीजिए और बताइए कि भी कैसा लगा आपको। अगर कुछ और इसमें जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू। थैंक यू।